वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे हमारा एमसीक्यूज। आपके चैप्टर नंबर 1 का हो चुका है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज, जो है 2 पार्ट के अंदर। क्योंकि यार ये चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है, एक के अंदर मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज आवर चैप्टर नेम एंड अब हम करने वाले हैं इसका सेट नंबर 1। तो गाइस जल्दी से हम लोग शुरुआत कर देते हैं विदाउट एनी देरी। चैप्टर नंबर 1 का यार हमारे पास एमसीक्यू आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है 1950 और 1980s के वक्त पे 80s के दौरान कौन सा अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितना स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट कर दिया था एग्रीकल्चर लैंड में। मतलब खेती करने के लिए कितना जंगल को काटा गया था। काटा तो नहीं, एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया, बट कन्वर्ट करने के लिए उसको प्लेन एरिया बनाना ही पड़ा और उसको काटना पड़ा। सो गाइज आपकी बुक के अंदर जो टर्म है ये जो है वो यहीं पे आएगा भाई 26,200 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। हम इसके ऊपर मैं आपको कुछ ऐसा बता नहीं सकती हूँ बेसिकली कि ये नहीं होगा ये होगा, क्योंकि यार जो बुक के अंदर जो गिवन है ना, आपको ये याद रखना पड़ेगा दैट 26,200 स्क्वायर किलोमीटर वाज द क्या इतना कन्वर्ट करा था। और अगर अभी की बात करें गाइस तो अभी इससे थोड़ा सा ज्यादा है। अभी फॉरेस्ट एरिया इंडिया में बढ़ गया है। इवन 17 स्टेट्स के पास एटलीस्ट 33% फॉरेस्ट एरिया है, तो बाकी हमारे पास और स्टेट्स भी हैं उनके पास थोड़ा और होगा। तो या फॉरेस्ट एरिया बड़ा तो है काफी। और साथ ही साथ देखा जाए तो आगे बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व, इसका भी यार कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपको सीधा सीधा याद करने वाली चीज है। ये वेस्ट बंगाल में ही है बुक्सा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनकी बात करें तो राजस्थान में सिरिस्का नेशनल पार्क है, बिहार में भी है, सेंचुरी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन एरिया में यू नो गाइस व्हाइट टाइगर भी बहुत मशहूर है। एंड टाइगर मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हाँ दे आर लाइक सिचुएटेड प्लेस ऑफ टाइगर्स, और वेस्ट बंगाल में वो काफी मशहूर है टाइगर्स के लिए, ठीक है। वहां पे टाइगर रिजर्व है नेम्ड एज बुक्सा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है गाइस हमारा, 2 ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। 2 ग्रेटेस्ट फैक्टर्स क्या हैं जिससे जंगल का सबसे ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है, सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। फिर यहाँ पे देखो माइनिंग, ग्रेजिंग, फ्लड एंड ग्रेजिंग, माइनिंग एंड फ्यूल वुड कनेक्शन, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। अब सबसे पहले बात करें माइनिंग एंड ग्रेजिंग की, तो माइनिंग देखा जाए तो जंगली इलाके में माइनिंग नहीं होती। हाँ कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो जंगल में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, ठीक है, कोयला जंगलों के दलदल के नीचे मिलता है, ठीक है। लेकिन सारे मिनरल, ज्यादातर क्वांटिटी मिनरल्स की है वो कहीं और पठारों के पास, प्लेटू रीजन में, इन सब जगहों पे माइनिंग ज्यादा होती है। ग्रेजिंग की बात करें, यस ग्रेजिंग इज मतलब फैक्टर है ग्रेजिंग भी, ठीक है, लेकिन 2 फैक्टर एक साथ ढूंढने हमको। फ्लड एंड ग्रेजिंग नहीं, ये भी नहीं होगा गाइस। बाढ़ कभी कभार ही आती है, लेकिन वो खेतों को ज्यादा नष्ट करती है, जंगलों को नहीं इतना। बाढ़ एक ऐसी फिनोमिना है जो कभी कभी आती है, इट्स नॉट एवरीडे का डिप्लीशन का कारण है। माइनिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, अगेन माइनिंग इज नॉट द फैक्टर गाइस, बार बार बता रही हूँ, लेकिन फ्यूल वुड कलेक्शन है। तो दोनों को जरा हमने धर लिया है, ठीक है, ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन। गाइस जो रोजमर्रा का जो ये काम होता है ना जानवरों को चढ़ाने का, ग्रेजिंग, एंड साथ ही साथ फ्यूल वुड कलेक्शन यानी कि लकड़ियां काट के चूल्हे के लिए या किसी और मटेरियल, फर्नीचर, इन सब का भी काम होता है गाइस फ्यूल वुड कलेक्शन। तो फ्यूल वुड क्यों बोला जा रहा है, ज्यादातर चूल्हे को जलाने के लिए फ्यूल की तरह काम करने वाला वुड, उसको काट के लेके जाते हैं, पतली पतली डंडियां, डालियां। ओके, ग्रेजिंग और माइनिंग हमारा आंसर होगा। ये रोजमर्रा की चीजें हैं गाइस, रोज कोई ना कोई ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन तो करता ही होगा जंगलों में। ये 2 डिप्लीशन फैक्टर्स हैं। ओके, फोर्थ वाला है गाइस हिमालयन यू। हिमालयन यू बोलो या यू बोलो, ओके, यू विल बी बेटर, इज ए मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ। सब पढ़ा है भाई, बुक में सब कुछ मौजूद है। अगर आपने पढ़ा है ना बढ़िया तरीके से तो आंसर दे दोगे। फ्यूल वुड कह रही हूँ, हिमालयन यू की बात करी जाए यार, ये मेडिसिनल प्लांट है बेसिकली। इसके जो प्लांट के अंदर जो पेड़ भी होते हैं इसके,
उनकी जो डालियां होती है, उसके जो ट्विग्स होते हैं, जो भी उसका पार्ट है, उसमें कंपाउंड मिलता है टेक्सोल नाम का, एंड दैट कंपाउंड इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द ट्रीट ऑफ कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन बड़ी मतलब दुख की बात है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ये हिमालयन यू के प्लांट्स एंड बड़े बड़े ट्रीज मुरझा गए हैं, ड्राइड अप हो गए हैं। वीव लॉस्ट अ वेरी एसेंशियल रिसोर्स। सो ये आपको अरुणाचल प्रदेश और साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जंगलों या पहाड़ी इलाकों में मिलेगा। हिमालयन यू नो दैट हिमालय के पास के ही क्षेत्र हैं ये। ओके, सो फिफ्थ वाले की बात करें तो एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स डैश टाइम्स मोर रिसोर्स देन एन एवरेज सोमालियन। सो एक एवरेज अमेरिकन कितना कंज्यूम कर लेता है रिसोर्स, एक एवरेज सोमालियन से भी ज्यादा। तो एवरेज सोमालियन की बात करें तो दे डोंट इवन कंज्यूम दैट मच। ठीक है गाइस, सोमालिया की बात करी जाए तो इसके बारे में अगर आप रिसर्च करोगे तो ये उन प्रदेशों में नहीं आता जो बहुत डेवलपिंग है, तरक्की कर रहा है, मॉडर्न साइंस आगे बढ़ रहा है। आप ऐसे सुनते हो ना, इंडिया इकोनॉमी में आगे बढ़ा, ये आर्मी पावर में आगे बढ़ा, साउथ कोरिया ने ये करा। लेकिन सोमालिया इट्स लाइक अ वेरी लाइक पोवर्टी वाला देश तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ उसकी चपेट में काफी बार आया है। कभी कभी फेमाइन, कभी कभी स्टारवेशन के चक्कर में भी पड़ा है। सो यस, सोमालियन के लोगों से कहीं ज्यादा एक अमेरिकन कंज्यूम कर लेता है। अमेरिकन इट्स लाइक ग्रेटेस्ट सुपर पावर, वहां की आबादी भी काफी ज्यादा है। सो 40, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर तो मुझे 40 ही दिख रहा है, 40 पे लगा देते हैं। 40% ज्यादा कंज्यूम करता है। और इंडियंस की बात करें तो इंडियन 25% कंज्यूम करते हैं रिसोर्सेस। सिक्स्थ वाले पे भाई आ गए हैं, कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड विच ऑफ आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। भाई इनमें से कौन सा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम फैक्टर है? ओके, बड़ा ध्यान से देखना, ये आपको करेगा डिस्ट्रैक्ट। वाटर, एयर एंड फूड, हवा, पानी, खाना। ठीक है, खाना नहीं, खाना तो हो गया, हवा, पानी, कपड़े, हवा, पानी, टेम्परेचर, हवा, पानी, मिट्टी, सॉइल, मृदा। तो आंसर आपका बिल्कुल सामने है। खाना उगेगा कैसे जब तक मिट्टी नहीं आएगी? मिट्टी नहीं होगी तो कपड़े कहां से उगेंगे? अब आप सोच रहे हो मिट्टी से कपड़े उगते हैं मैम, जरा सोचो, दिमाग में जरा जोर डालो। क्लोथ, कॉटन कैसे उगेगा भाई? जूट कैसे उगेगा? कुछ कुछ मटेरियल तो भाई सॉइल में ही उगते हैं ना। सिल्क तो चलो वो जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन बहुत सा नेचुरल फाइबर्स उग के ही आता है। सो वाटर, एयर एंड सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सॉइल से खाना उगेगा, कपड़े उगेंगे, पानी तो चाहिए ही और हवा भी चाहिए। तो यही है भाई, एकदम दिमाग लगा के करने होते हैं कुछ क्वेश्चंस। सेवेंथ वाला है, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? बेसिकली गाइस थोड़ी अलग अलग डेट्स होती है, अडॉप्ट कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, बना कब, इम्प्लीमेंट कब हुआ। इम्प्लीमेंट यानी कि जारी कब हुआ, एकदम लागू हो गया। ठीक है, सो गाइस लागू ये हुआ था 1972 में। कि कब? 1972 में। दो डेट हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो ये इम्प्लीमेंट कब हुआ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आपका टाइगर रिजर्व कब बना था, वो है 1973 में, एक साल बाद। तो ये आपका आसपास की डेट है। इसके बारे में बात करें गाइस, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज थी, ऐसे जानवर जिनको बचाने की बड़ी जरूरत है, कंजर्व करने की, उनके नाम लिस्ट करे गए थे। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स, एंड फिर बाद में लेटर इंसेक्ट्स को भी ऐड करा गया। ठीक है, सो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है, हुआ था कब? 1972। एट्थ वाले क्वेश्चन पे भाई आ गए, वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फॉनल वेब इज की वाइल्ड लाइफ। तो यार की वाइल्ड लाइफ में आएगा आपका टाइगर। ठीक है, लायन है, एलिफेंट है, फॉक्स है, टाइगर है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एलिफेंट की। तो एलिफेंट 60% से ज्यादा मात्रा में भारत में मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नहीं है इंडेंजर्ड स्पीसीज में, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खतरे में, रेयर में एक्सटिंक्ट होने जा रहा है। मैमथ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट एलिफेंट सही मात्रा में है। लायन की बात करी जाए तो इनका इतना परसेंटेज बढ़िया नहीं है, बट स्टिल 29 से 30% तो है। फॉक्स की 3-4 स्पीसीज मौजूद है इंडिया के अंदर, और ये भी अच्छी मात्रा में, मतलब डिसेंट मात्रा में मौजूद है। जिनको सबसे ज्यादा टॉर्चर मिला है, सबसे ज्यादा हंटिंग, पोचिंग, उनका एनिमल स्किन का सप्लाई, उनको एज अ मेडल लटका दिया जाता था ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम के वक्त पे अपनी वॉल्स के ऊपर, सबसे ज्यादा टाइगर्स के साथ हुआ है। ओके, पोचिंग, हंटिंग, यार ये कौन करता था यार? भगवान से डर नहीं लगता था क्या इनको? सीरियसली ये सब करना नहीं चाहिए।
तो टाइगर का बात करूँ तो यार इसकी पॉपुलेशन 25% से भी कम मौजूद है। ओके, बहुत ज़्यादा खतरे की कगार पे है भाई ये। हम टाइगर, हमारा नेशनल एनिमल है यार, हम देख भी नहीं पाएंगे उसको, फ्यूचर जनरेशन में लोग देख भी नहीं पाएंगे कि टाइगर कैसा दिखता था। म्यूजियम में जाके देखेंगे भाई उसका ढांचा कैसा दिखता था। ठीक है, तो अभी यार इसको बचा लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। 9th वाला है प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, तो ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट इनकी देखरेख करने में, इनको बचाने में हर तरीके से चीजें निकाल रही है, बट आई थिंक इससे ज्यादा निकालना चाहिए। ठीक है, इनको अगर खाना नहीं मिल रहा है, आई थिंक वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू देम, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चक्कर लगाता रहता है जंगलों के, किसी जंगल में किसी एनिमल को हानि तो नहीं हुई, किसी को कुछ चाहिए, किसी का बेबी बॉर्न हुआ है, ये देखती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, सो यार ये डिस्कवरी वगैरह में सब बहुत दिखाते हैं, आप जरा देखा करो। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, तो मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ एक्ट 17(2) में, और ये 73 में आ गया था, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इस प्रोजेक्ट टाइगर में भी यही बताऊंगी मैं, गाइस की पोचिंग, हंटिंग बहुत पहले से चलती आ रही है, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स 17th सेंचुरी से चलती आ रही है। इस वजह से हमारी बहुत सारी खूबसूरत टाइगर की प्रजातियां, साथ साथ टाइगर्स, इनकी डेथ हो चुकी है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, द टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हैं। अब भाई इसमें कुछ कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, गूगल करोगे तो आएगा 53 है, 54 है, बट 53rd वाला जो अभी बना है दैट इज घासीदास टाइगर रिजर्व। ओके, घासीदास नेशनल पार्क है कि रिजर्व, आई डोंट नो, बट आपको जो लगाना है वो है 27। क्यों? क्योंकि बुक के अंदर यार 27 नंबर ही दे रखा है। अगर आप टीचर को सोचोगे कि यार वो रोज गूगल कर रही है, वो रोज 53 या 55 है क्या है वो देख रही है, फिर मेरा आंसर पे टिक लगाएगी, नंबर मुझे पूरे मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। वो आपके बुक के अंदर वो एक ही चैप्टर को वो टीचर बहुत सालों से पढ़ाती आ रही है, एंड शी नोज दिस नंबर। सो वो ये नंबर आप नहीं डालोगी, आप साइड में एक लाइन लिख सकते हो दैट अगर ड्यू टू द मतलब करंट एस्टिमेट रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत देखो तो 53 आएंगे, बट 27 ऐसे डाल सकते हो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैम को मतलब नंबर नहीं काटेगी, वो देखेगी भाई कि बच्चा कितना ज्यादा पंचुअल है, बच्चा कितना ज्यादा जानता है। ठीक है, सो 27 ही लगाना गाइस, इफ यू कांट ऐड द लाइन 53 वाली, बट 27 ही लगाना। 11th वाला है पेरियर टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ। सो पेरियर, ओके, पेरियर का मतलब गाइस तमिल में होता है रिस्पेक्टेड वन, एल्डर वन। ओके, अब यहाँ पे साउथ का स्टेट पहले खोजो, आसाम, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, इनमें से कोई भी साउथ का स्टेट नहीं है। ये पेरियर वर्ड भी साधन पार्ट में ही बोला जाता है, पेरियर अन्ना, है ना, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। सो यार बिल्कुल एकदम ऐसे करके ना हिंट तरीके से ले लो, केरला लगा दो, ऐसे तुक्के में भी लगा दोगे, आंसर एकदम सही है। पेरियर टाइगर रिजर्व इज इन केरला। ओके, सो यार ये ना बिल्कुल पेरियर वर्ड आते ही मैंने आंसर भी नहीं देखा था, मैंने सीधा केरला लगा दिया था तुक्के में। ठीक है, सो 12th क्वेश्चन क्या है, फॉरेस्ट विच आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल, जिसको कंजर्व करा जा रहा है, जिस जंगल को, उसकी वाइल्ड लाइफ को, उसके रिसोर्सेज को बचाया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करा जा रहा है, उस जंगल को क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे आप शायद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लगाओगे, नहीं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो जंगल होते हैं जिनको फर्दर डिप्लीशन से बचाया जा रहा है, मतलब जिनको थोड़ी सी निगरानी में रखा जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। लेकिन जिनका हर चीज को बचा लिया जा रहा है, जैसे जंगल, पेड़ पौधे, एनिमल, वहां का रिसोर्स, हर एक चीज बचाई जा रही है, मतलब यार वो बहुत ज्यादा ही एकदम इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको एकदम रिजर्व फॉरेस्ट कह देंगे। रिजर्व मतलब एकदम कोई परमिशन नहीं है किसी को एंटर करने की, गवर्नमेंट के अलावा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में यू कैन गो, ओके, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में आपको रिजर्व हो गया, वो एकदम आरक्षित हो गया वो जंगल। ठीक है, एंड अनक्लास फॉरेस्ट मैंने आपको बताया, अनक्लास फॉरेस्ट वो होते हैं जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज दोनों ओन करके रखती हैं। ये हम आगे क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। प्राइवेट फॉरेस्ट क्या होता है, जो लोगों ने, एक दो लोगों ने या ग्रुप ऑफ पीपल ने खुद ओन करके रखा है, गवर्नमेंट ने नहीं ओन करा है, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू द लॉ चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ वो ओन करके बैठा है। ऐसा नहीं अरे ये जंगल बढ़िया लगा, ये पैसे ले और जंगल मेरा, ऐसे नहीं होता भाई आजकल के इंडिया में। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आ गया भाई क्वेश्चन। ये जो 4 है ना, इनको अच्छे से रट लेना, रटना क्या समझ लो भाई, अभी फिर से समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आते हैं, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट,
डिप्लीशन, जो जंगल का डिप्लीशन हो रहा है जिसमें से रिसोर्सेस तबाह हो जा रहे हैं लेकिन हम उसको बचा रहे हैं, भाई अब इसको और मत तंग करो, बचा लेते हैं, ऐसा वाला। रिजर्व फॉरेस्ट वो है भाई जिसको बचाना ही बचाना है, यहाँ तो बहुत तबाही हो चुकी है, यहाँ पे रिसोर्स, जंगल, पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ सब बचाना है, कंजर्व करना है पूरा, ठीक है, वो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रिकैरियस मान रहे हैं। अनक्लास फॉरेस्ट वो है जो गवर्नमेंट और कम्युनिटी द्वारा इस्तेमाल, दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी बहुत से ट्राइबल एरियाज है गाइस, बहुत से गांव के लोग हैं जो फॉरेस्ट पे निर्भर है पूरी तरीके, शहद के लिए, मेडिकेटेड प्लांट्स के लिए, फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। सो अभी कम्युनिटीज को दे रखा है लेकिन गवर्नमेंट भी उसमें थोड़ा लेती है शेयर, तो ये हमारा आंसर होगा। और प्राइवेट फॉरेस्ट मैंने आपको बताया ही है, इंडिविजुअल द्वारा ओन करा जाने वाला फॉरेस्ट, ठीक है, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू द लॉ चल रहा है, गवर्नमेंट की निगरानी में है, ठीक है। आपने जंगल ले लिया लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी करोगे उसमें, ठीक है। सेवरल वर्जिन, मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने घर खरीदा, ठीक है, आपने रेंटेड घर से अपना घर खरीद लिया और आप उसमें बच्चियों को अगवा करके रख रहे हो, आप उसमें मर्डर कर रहे हो, बोलोगे तो मेरा घर है, मैं जो चाहे करूं, ऐसा नहीं चलता ना यार, तो बिल्कुल वैसी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट प्रिजर्व्ड इन प्रिस्टाइन फॉर्म आर कॉल्ड। अरे भारी भरकम शब्द लग रहा है ये। वर्जिन फॉरेस्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले समझते हैं। वर्जिन फॉरेस्ट यानी कि वो फॉरेस्ट जो बहुत ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट है, बड़े बड़े बूढ़े हैं, बड़े पुराने हैं, लेकिन बहुत पहले पहले वही जन्मे थे, ठीक है। अगर मैं आपको क्रिकेटर्स का नाम लूं तो सबसे पहले आपको नाम आएगा भाई सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, दे आर लाइक पॉपुलर वंस, है ना। सबसे पहले नाम यही आएगा। जब आप पैदा हुए थे, पैदा होते ही जब सबसे पहले जो फॉरेस्ट एंड प्लांट्स के नाम सुने थे वो थे तुलसी माँ, बरगद, पीपल, ठीक है। तो वो ओल्ड है सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रोथ भी माने जाते हैं। एंड प्रिस्टाइन मतलब कि बहुत ज्यादा नेचुरल, बहुत ज्यादा फ्रेश, वेरी प्योर। तो यार हमारे भारत में आपको ये चीज मिलेगी कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हम जानवरों को, जहाँ पे हम पेड़ पौधों को, हर चीज को, इवन अग्नि को, इवन वायु को, जो चीज दिखती भी नहीं है, हम उसको भी सर झुका के पूजते हैं, उसको हम नमन करते हैं, घी आरोहित करते हैं, ठीक है। देखते हो ना यार हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में मिलेगा ये चीज आपको कि बरगद के पेड़ की तरफ से परिक्रमा करी जा रही है, यार ये पेड़ बहुत ज्यादा है इसको, ठीक है, ये चीज आपको इंडिया में ही मिलेगी। सैकर्ड ग्रोव्स यानी कि ग्रुप ऑफ ट्रीज, ओके। तो सैकर्ड ग्रोव्स कौन कौन से माने जाते हैं, महुआ, बिहार में महुआ को पूजा जाता है, काफी वेडिंग्स में भी रखा जाता है पेड़ों को। तुलसी माँ को तो हर दिन रोज पानी देते हैं भाई, वो तो हर घर में आपको इंडियन घर में दिखेगा, ठीक है। वातावरण शुद्ध करने के लिए भी हम बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाते हैं, है ना। बहुत सारे मेडिकेटेड प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, साथ साथ हम लोग मैंगो ट्री को, टैमरिन ट्री को भी पूजते हैं, शुगर केन को भी पूजते हैं, और तुलसी माता तो इट्स वेरी वर्शिप्ड, ओके। सो प्रिस्टाइन फॉर वर्जिन फॉरेस्ट, हम इसे सैकर्ड ग्रोव्स कहते हैं। सैकर्ड मतलब वेरी शुद्ध, इंडिया में मिलेगा। फॉरेस्ट नहीं, हम पूरे जंगल को थोड़ी ना पूजेंगे, पूरे जंगल को कैसे, वो तो हेक्टर में फैला होगा, कुछ ग्रुप ऑफ ट्रीज को पूजते हैं, है ना। तो ग्रुप ऑफ ट्रीज मतलब ग्रोव्स। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, बीज बचाओ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, कहां पे स्टार्ट हुआ था, सॉरी, वाज स्टार्टेड इन तहरी, ओके। सो भाकरा नंगल डैम नहीं है, पुंज नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तहरी है गाइस। बीज बचाओ आंदोलन यानी कि सेव द सीड्स मूवमेंट हुआ था ये 1980s के वक्त पे विजय जरधारी द्वारा करा गया था। साथ ही साथ एक फार्मर के बेटे थे आई गेस, जरधार गांव के अंदर ये शुरुआत हुई थी, एंड वो काफी फेमस है वो गांव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तहरी एक डैम भी है, साथ साथ तहरी इज इन उत्तरांचल, उत्तराखंड, ठीक है। सो यार ये बीज बचाओ बेसिकली हमारे जो भी ओल्ड ट्रेडिशनल सीड्स हैं उनको बचाने के लिए ये हुआ था। 15 out of 15 एकदम बढ़िया करेक्ट आंसर कर दिए, एकदम बड़ी खुशी होती है यार। ऐसे ही आप भी थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करना, इसमें जो छोटे मोटे जो डाउट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए, जो बुक में भी नहीं होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है। 2 वाला सेट भी बाकी है, वो भी फटाफट कर लो, क्योंकि ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम में जब आते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो आप आंसर बिल्कुल दे दोगे, ठीक है। क्योंकि जो इसमें आंसर होते हैं और जो नहीं भी होते हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो कोई एकदम टेंशन ही नहीं है, ओके। सो दूसरी वीडियो में मिलते हैं, चल देना, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, जय हिंद, बाय बाय।